हेलो एवरीवन, वेलकम टू नक्शा वाला। अगर आप एक घर का कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं या फिर करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी खास रहने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। जब भी हम लोग पार्टीशंस वॉल अपने घर के अंदर देते हैं तो उन पार्टीशंस वॉल के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे मुझे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि मेरे पैसे की भी बचत हो, साथ ही साथ मेरी जो घर की क्वालिटी है वो भी आपका इंप्रूव रहे और वो आपका लाइफ लॉन्ग, मेरे घर की जो एज है वो लाइफ लॉन्ग रहे। सो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनरली आज के टाइम पे जब भी आप किसी आर्किटेक्ट से या किसी कंसल्टेंट को हायर करके अपने घर का नक्शा बनवाते हो तो वो आपके जो घर होता है उसको फ्रेम स्ट्रक्चर पे आपका उसका डिजाइन करता है। फ्रेम स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपका जो घर का लोड होता है वो स्लैब के ऊपर आता है, स्लैब उसको बीम पे ट्रांसफर करता है, बीम कॉलम पे ट्रांसफर करता है, कॉलम आपका फाउंडेशन पे ट्रांसफर करता है। मोस्टली आज के टाइम पे अगर आप किसी भी कंसल्टेंट को हायर करके अगर अपने घर का नक्शा बनवाओगे तो वो इसी पैटर्न पे आपके घर को डिजाइन करता है। लेकिन प्रॉब्लम फिर कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि अब हमने आर्किटेक्ट से, कंसल्टेंट से अपने घर का डिजाइन बनवा लिया, फ्रेम स्ट्रक्चर का मैंने कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो मेरे इंटरनल वॉल्स होती हैं जिनको हम पार्टीशंस वॉल भी बोलते हैं वो हम जनरली यूज करते हैं 4 इंच की। ठीक है, जब हम उनको 4 इंच की वॉल को यूज करते हैं तो कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर क्यों करते हैं? क्योंकि भाई मेरी तो फ्रेम स्ट्रक्चर है, मैं सोचता हूँ कि भाई लोड तो इन पे आना नहीं है, लोड तो मेरा कॉलम पे आएगा, फाउंडेशन पे जाएगा, तो मुझे इन पे इतना अपना एक्स्ट्रा मनी क्यों वेस्ट करना। जिसके कारण क्या होता है कि जिसका रिजल्ट ये होता है कि बिल्डिंग में आपके कुछ टाइम के बाद जो आपकी वॉल्स हैं उनमें आपके क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और आपको जो घर है जिसमें आपने इतना पैसा खर्च कर दिया उस पैसे की कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू खराब हो जाती है। तो आज मैं ऐसे ही पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि जब आप कोई 4 इंच की वॉल अपने घर के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो कैसे आप उसको कॉस्ट इफेक्टिवली मजबूत कर सकते हो कि आप जितना स्ट्रेंथ आपकी 9 इंच की वॉल बियर कर रही है वो सेम आपका 4 इंच की वॉल बियर करे। तो चलते हैं वीडियो के अंदर। आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि 4 इंच की वॉल बनाते समय हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जो सावधानी है वो है आपका ब्रिक की क्वालिटी। अक्सर हम लोग इसमें कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। मार्केट में अगर आप जाओगे तो अलग अलग क्वालिटी की ब्रिक आपको मिल जाएगी जिनके प्राइस डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो पर ब्रिक आपको 1 या 2 रुपए का डिफरेंस मिलेगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। सो हम क्या करते हैं कि वो 1-2 रुपए पर ब्रिक बचाने के चक्कर में अगर ओवरऑल कॉस्टिंग की मैं बात करूं तो 15-20 हजार रुपए, 30 हजार रुपए तक की सेविंग हम लोग कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम वो मेरे को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है और मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है। तो हमेशा जब भी आप 4 इंची की वॉल यूज करें तो उसमें जो ब्रिक की क्वालिटी है वो नंबर 1 क्वालिटी यूज करें, ताकि जो आपकी ब्रिक है वो उसमें वाइब्रेशंस ना आए। 4 इंची की वॉल में वाइब्रेशन की भी प्रॉब्लम आती है, साथ ही साथ जो इन फ्यूचर में जो उसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं वो क्रैक भी उसके अंदर डेवलप नहीं होंगे। तो फर्स्ट है आपको ब्रिक की क्वालिटी, आपको अव्वल क्वालिटी की ब्रिक जो है यूज करनी है। इसके बाद मेरा आपका जो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेरा आपका क्यूरिंग ऑफ ब्रिक। अक्सर क्या होता है कि हम जिस भी ठेकेदार को काम देते हैं, किसी भी कॉन्ट्रेक्टर को मैंने काम दिया तो वो क्या करता है, ब्रिक को ना की तराई नहीं करता है। ब्रिक वर्क करने से पहले, ब्रिक की चुनाई करने से पहले ना उसकी तराई नहीं करता है, वो सूखी ईंटें ही वो यूज करता है, या फिर अगर करता भी है तो प्रॉपर वे में उसकी क्यूरिंग नहीं करता है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि जब भी आप वॉल की चुनाई करते हो, ये मेरी वॉल्स है, 1 मिनट, जो मेरी वॉल्स है ये मेरी आपकी ब्रिक है। जब मैं 1 बाय 1 इस तरीके से ब्रिक का ज्वाइंट करता हूँ, ये मेरी ब्रिक का जब मैं ज्वाइंट करता हूँ तो इसके बीच में मैं यहाँ पे आपका मोर्टार फिल करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर मेरी ब्रिक ड्राई है और मोर्टार मेरा वेट है, गीला है, तो ये ब्रिक जो क्या करती है कि उसका जो पानी होता है उसको सोख लेती है। ये मेरा जो मोर्टार है इसके पानी को ये ब्रिक सोख लेगी। अगर मेरी ब्रिक सूखी हुई है तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये मोर्टार की जितनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए थी उतनी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो एज ए रिजल्ट आपका जो ब्रिक है, ब्रिक वर्क है, वो वीक हो जाएगा कहीं ना कहीं और वो आपको लॉन्ग टर्म आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए हमेशा याद रखें जब भी आप ब्रिक करें, जैसे ब्रिक का यहाँ पे चट्टा लगा हुआ है, इसको आप प्रॉपर क्यूरिंग करें। ठीक है, 24 आवर से पहले ही जो है इसकी आप क्यूरिंग स्टार्ट कर दीजिए और जब आप लास्ट में भी इसकी अगर यूज करते टाइम पे इसकी क्यूरिंग करें तो जिसकी वजह से आपका जो मोर्टार और ब्रिक का जॉइंट है वो प्रॉपर जॉइंट बनेगा और आपकी जो स्ट्रेंथ आएगी वो काफी अच्छी आएगी। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है मोर्टार का रेशियो। जनरली हमें पता नहीं होता है कि क्या रेशियो मुझे यूज करना है, और घरों के अंदर आपका 1:6 जो है ये रेशियो आपका सबसे कॉमन रेशियो होता है जो जनरली
यूज किया जाता है। आपको मिस्त्री ने बता दिया कि भाई साहब 1:6 का रेशियो लगाओ, तो आपका पैसा भी बचेगा और आपका जो स्ट्रेंथ भी अच्छी आएगी। लेकिन अगर आप 4 इंच की वॉल यूज कर रहे हो घर के अंदर, तो आपको ये रेशियो यूज नहीं करना है। आपको कौन सा रेशियो यूज करना है? आपको यूज करना है 1:3 या फिर 1:4। मैक्सिमम रेशियो 1:4, इससे ज्यादा यूज नहीं करना है। क्लियर हुआ? और वो भी आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर उसकी मिक्सिंग हो। जो उसकी मिक्सिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए। अगर जहां तक पॉसिबल हो सके तो आप जो मिक्सर आते हैं, छोटे मिक्सर आते हैं, उससे अपना मोर्टार तैयार करवाएं। कॉन्ट्रैक्टर को बोले कि मोर्टार, वो जो मिक्सर है छोटे वाला, उसको लेके आएगा। तो उससे क्या होता है कि जब वो रोटेट करता है तो आपका सीमेंट और सैंड जो है प्रॉपर मिक्स होता है। तो रेशियो 1:4 या 1:3। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अगर 1:3 या 1:4 यूज करूंगा तो मेरे सीमेंट का कंजप्शन बहुत हाई हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इनिशियली आप कुछ पैसा सेव कर लोगे, इनिशियली आप पैसा बचा लोगे, लेकिन उसके जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई चली जाएगी अगर आप जो है यहाँ पे कंजूसी करोगे। ठीक है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। 10, 15, 20 हजार रुपए बचाने के चक्कर में आप जो है अपनी लॉन्ग टर्म जो आपकी कॉस्ट होती है वो आपकी कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करेगी। तो मोटा रेशियो अगर 4 इंच की वॉल यूज कर रहे हो तो 1:3 या फिर 1:4 आपको करना है। क्लियर? ये जनरली जो वॉल होती है 4.5 इंच की होती है। ब्रिक जो मेरी होती है वो इस तरीके से, ये आपका यहाँ पे 9 इंच होता है और जो दूसरा फेस होता है उसका ये वाला, ये 4.5 इंच का होता है। ठीक है, और जनरली हम इसको 4 इंच की वॉल बोलते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है कॉलम बीम हैकिंग। अब प्रॉब्लम कहाँ पे? अपने जनरली आप कभी भी अपने घर पे देखना, सबसे पहले ये आपकी फ्रेम स्ट्रक्चर है, ये आपका यहाँ पे बीम है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे कॉलम है, ये भी कॉलम है आपका, ये भी एक कॉलम है। अब इसके बीच में आपको करना है ब्रिक वर्क। ये आपने कर दिया इसके बीच में ब्रिक वर्क, ठीक है, ये बीच में आपने ब्रिक वर्क कर दिया। तो आप कभी भी नोट करना कि आपका, मैं 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूं, आपका जो है यहाँ पे आपके कुछ क्रैक्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। जहां पे भी आपका जो कॉलम है और ब्रिक का जो जॉइंट्स है, यहाँ पे ये जॉइंट्स आपके जो है यहाँ पे क्रैक आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए आपने अक्सर सुना भी होगा कि जब इस तरह का जॉइंट्स आता है तो वहां पे मुर्गा जाली यूज की जाती है। अब ये प्रॉब्लम क्यों आती है? प्रॉब्लम इसलिए आती है कि जो आपका आरसीसी का कॉलम है उस पे आपकी इस तरह की हैकिंग नहीं की जाती है। इसको ऐसे रफ करना होता है हमें, या तो हम जो है हथौड़े की हेल्प से उसको करते हैं, छीनी हथौड़ा यूज करके, या फिर आज के टाइम में मशीनें भी आ गई हैं, ऐसे कटर आ गए कि आप उसकी हेल्प से भी हैकिंग कर सकते हैं। तो ये जनरली क्या होता है कि मिस्त्री जो है इस चीज को अवॉइड कर देता है। आप ध्यान नहीं दोगे तो मिस्त्री इस चीज को अवॉइड कर देगा, आपका कॉन्ट्रैक्टर इस चीज को अवॉइड कर देगा। एज ए रिजल्ट उसका रिजल्ट क्या होगा? ये उसका रिजल्ट आएगा ये। आप कुछ टाइम के बाद जहां पे भी आपका कॉलम और बीम का जो जंक्शन पॉइंट है, या कॉलम का या आरसीसी का जो उसका ब्रिकवर्क का जो जंक्शन पॉइंट है, वहां पे ऐसे वर्टिकल क्रैक्स आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपका घर की जो एक अपीयरेंस है, जो एक क्वालिटी है, उसको कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करेगा। और आपके दिमाग में हर टाइम रहेगा कि यार ये क्रैक क्यों आए। ठीक है, आप उनको बार बार रिपेयर करोगे, पुट्टी यूज करोगे, पेंट लगाओगे, लेकिन वो बार बार आपके क्रैक्स जो है कंटिन्यूअसली आते रहेंगे, उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हमेशा याद रखें, जब भी ब्रिक और कॉलम का जॉइंट्स बने तो इस तरह की वहां पे हैकिंग जरूर कराएं, ताकि और साथ साथ हो सके तो पॉसिबल मुर्गा जाली भी वहां पे यूज करें। इसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ वॉल। जनरली क्या होता है कि 4 इंच की वॉल जब हम सिंगल ब्रिक वर्क करते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी वन टाइम आपको जो है 3 फीट से ज्यादा, कितना 3 फीट या फिर 1 मीटर से ज्यादा कंटिन्यूअस आपको उसकी ब्रिक वर्क नहीं करवाना है। जैसे आपके 10 फीट की हाइट है, फ्लोर की हाइट जनरली 10 फीट होती है, तो वहां पे आपको 4 इंच का अगर ब्रिक वर्क कर रहे हो तो 2 बार आपको वहां पे ब्रिक वर्क करवाना चाहिए, पहले फर्स्ट पार्ट में आपको, फिर सेकंड पार्ट में। और कोशिश कीजिए कि 3 फीट से ज्यादा ना हो एक बार के में। ठीक है, 3 फीट या 4 फीट तक ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको 3-3 फीट के सक्सेसिव लेयर्स के अंदर उसका ब्रिक वर्क कराना चाहिए, ना कि आप एक बार नीचे से स्टार्ट करो और पूरे 10 फीट तक की हाइट एक बार के में ही आप जो है वहां पे उसका ब्रिक वर्क कर दो। साथ ही साथ मिस्त्री को जो ये आपका प्लम बॉब होता है, इसका आप प्रॉपर उसको बोले कि वॉल की जो अलाइनमेंट है, जो वर्टिकल अलाइनमेंट होता है वॉल का, वो प्रॉपर चेक करे। वॉल का अलाइनमेंट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अक्सर ऐसे टाइम पे क्या होता है कि मिस्त्री एक, अगर आप थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ अलाइनमेंट तो वो आपसे बोलेगा कि लास्ट में प्लास्टर तो होना ही है, मैं प्लास्टर होगा उसमें मेंटेन कर लूंगा। लेकिन नहीं, आपको अपने मिस्त्री को बोलना है कि नहीं, अगर आप ब्रिक वर्क कर रहे हो मुझे प्लास्टर बाद में कराना है, प्लास्टर से पहले ही मुझे जो है इसका जो अलाइनमेंट है वॉल का वो प्रॉपर चाहिए, प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए। अगर आप स्ट्रिक्टली अपने मिस्त्री को बोलोगे तो वो प्रॉपर
करेगा। अगर आप थोड़ी सी भी छूट दे दोगे तो फिर वो आपसे बहाने बनाएगा कि साहब प्लास्टर तो होना ही है, मैं प्लास्टर में इसको मेंटेन कर लूंगा। इसके बाद है वॉल की क्यूरिंग। अब इससे पहले मैंने बताया था कि ईंटों की क्यूरिंग भी आपको करनी है, साथ ही साथ जब आपकी वॉल का कंस्ट्रक्शन हो जाए तो उसके बाद भी आपको उसकी क्यूरिंग करनी ही करनी है। और कितने दिन करनी है? अगर गर्मियों का दिन है तो कम से कम 7 दिन, मिनिमम 7 डेज आपको करनी ही करनी है उसकी क्यूरिंग। जो भी आप वॉल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो 7 डेज आपको क्यूरिंग कंटिन्यूअसली उसकी करनी है। अगर गर्मी ज्यादा है तो आप इस पे जो डाट होती है, बोरी होती है, वो भी आप यूज कर सकते हो, या फिर दिन में गर्मी में कम से कम दिन में 3 बार तो इसकी क्यूरिंग होनी ही होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो आपका मोर्टार हम लोग यूज करते हैं उसका जो एक कंप्लीट हाइड्रेशन प्रोसेस होता है वो आपका उसकी स्ट्रेंथ उसमें डेवलप होती है। तो ब्रिक जो आपके यहाँ पे जॉइंट्स हैं वो प्रॉपर एक दूसरे को मजबूती के साथ पकड़ेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो ब्रिक की वर्क की जो स्ट्रेंथ है वो काफी हाई रहेगी और आपको इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसलिए क्यूरिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कितना भी अच्छा सीमेंट लगा लो आप, कितना भी अच्छा ठेकेदार हायर कर लो, कितने भी अच्छे कंसल्टेंट से आप जो है कंसल्ट कर लो, लेकिन अगर आप क्यूरिंग नहीं करोगे तो सब कुछ आपका वेस्ट है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है लिंटर। अक्सर जनरली मैंने ये चीज देखी है कि जब हम लोग जो है आपका चौकटे फ्रेम सेट करते हैं वॉल का, सॉरी डोर का, तो उसके ऊपर जो है लेंटर जो है छोड़ देते हैं या फिर कुछ अल्टरनेट उसका निकालने की कोशिश करते हैं। ये भी इसमें क्या होता है कि आपका ठेकेदार या मिस्त्री इसमें आपका मक्कारी करता है, लेकिन आपको वो चीज नहीं करनी है। आपको प्रॉपर जहां पे भी आपके डोर्स एंड विंडो आ रहे हैं उसके ऊपर प्रॉपर आपको लेंटर जो है प्रोवाइड करना ही चाहिए, क्योंकि अभी तो आप अपना पैसा बचा लोगे, लेकिन इन फ्यूचर में जब क्या होता है कि डोर की भी अपनी वाइब्रेशंस होती है, अपना लोड होता है। जब डोर आपका बंद होगा, ओपन होगा, क्लोज होगा, ओपन होगा, तो उससे क्या होता है कि उसके जो वॉल्स है उस पर इफेक्ट आएगा। और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका जो, जैसे ये आपका डोर है और ये आपकी वॉल्स है, यहाँ पे ये सारे आपका ब्रिक वर्क है। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे ना क्रैक्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपने यहाँ पे प्रॉपर लिंटर दिया हुआ है तो आप वो क्रैक की प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। इसलिए हमेशा प्रॉपर ध्यान रखें कि चाहे आपकी डोर हो या फिर विंडोज के ऊपर लिंटर जो है हमेशा प्रोवाइड करना चाहिए। क्लियर? इन छोटी छोटी चीजों से आप कुछ पैसा बचा ले जाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको वो बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है टूथिंग। जब भी जनरली हम क्या करते हैं, जब भी हम ब्रिक का जो एल सेक्शन आता है जहाँ पे एक वॉल आपकी इधर से आ रही है और एक वॉल इधर से आ रही है, तो जब भी उनको आप ज्वाइंट करें ना तो टूथिंग आपको देनी चाहिए। ये चीज आप समझ पा रहे होंगे, आपने देखी भी होंगी। ठीक है, और जब उधर से कोई वॉल आएगी तो उसकी ब्रिक आपकी यहाँ पे इस तरीके से इसमें फिट हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि प्रॉपर जंक्शन बनता है, एल जंक्शन जो बनता है वो प्रॉपर जंक्शन बनता है, और कभी भी आपकी जो वॉल्स है उसके जॉइंट्स पर क्रैक नहीं आएंगे, या फिर कभी इन फ्यूचर में अर्थक्वेक आता है या फिर वाइब्रेशंस होती है तो ये आपका यहाँ से क्रैक डेवलप नहीं होंगे और आपकी स्ट्रक्चर जो है मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको भी कभी कभी क्या करता है कि मिस्त्री या ठेकेदार जो है आपको इसको इग्नोर कर देता है, वो बोलता है कि फ्रेम स्ट्रक्चर तो है, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है रेनफोर्समेंट। ये जनरली लोग नहीं प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। आपको क्या करना है, जब भी आप 4 इंच की ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो हर 3 से 4 लेयर के बाद में आपको एक सरिया उसमें देना है। आपने यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट लेयर है आपकी, ठीक है, इसके बाद आपकी ये सेकंड लेयर आ गई, ये आपकी यहाँ पे सेकंड लेयर है, ये आपकी थर्ड लेयर है, इसके बाद आपकी जैसे यहाँ पे एक फोर्थ लेयर आ गई, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक रेनफोर्समेंट दे देनी है आपको 10 mm की या फिर 8 mm की आप यूज कर सकते हो, या फिर 8 mm की 2 सरिये भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे इमेज में आपको दिख पा रहा होगा, ये हर आपको 3 से 4 सक्सेसिव लेयर के बाद आपको करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा दी, फिर से आपने अपना ब्रिक वर्क यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अपना ब्रिक वर्क, फिर उसके बाद फिर से आपने लेयर दे दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपकी जो वॉल्स होती है ना उसमें वाइब्रेशन नहीं होंगे। कभी भी आप नोट करना, 4 इंच की वॉल पे आप ऐसे उसको पुश करना या कुछ चीज मारना उसमें, तो आपको उसमें वाइब्रेशन फील होंगे। अगर आप इस तरह का अरेंजमेंट करते हो, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हो, तो उसमें वाइब्रेशन की समस्या नहीं आएगी। साथ ही साथ जब भी कभी अर्थक्वेक आता है तो उस अर्थक्वेक में ये एक तरीके से मजबूती के साथ खड़ी रहेगी और कंप्लीट वॉल जो है उसको काउंटर करेगी आपका अर्थक्वेक को। अगर आप रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड कराते हो तो वो फिर एक कंप्लीट जो वॉल है वो उसको काउंटर ही नहीं कर पाएगी, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे या फिर वो टूट जाएगी। तो ये आप जरूर करें, और जहां तक हो सके पॉसिबल
आपका आरसीसी के बैंड भी डलते हैं हर 1 मीटर पे। तो हो सकता है अगर आपके पास बजट की प्रॉब्लम नहीं है तो आप वो आरसीसी के जो एल बैंड होते हैं वो भी आप उसके अंदर दे सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका था नेक्स्ट पॉइंट, रेनफोर्समेंट वाला। क्लियर? तो ऐसे टोटल मैंने आज की वीडियो के अंदर 10 पॉइंट्स डिस्कस किए। टोटल 10 पॉइंट मैंने ऐसे डिस्कस किए जिन पॉइंट्स को आप यूज करके जो आप 4.5 इंच की वॉल है उसको आप एज ए 9 इंच की जगह भी यूज कर सकते हो। 9 इंच का रिप्लेसमेंट मैंने आपको बताया। अगर आप ये सारे मेथड यूज करते हो तो आपकी 4 इंच की जो वॉल है वो भी 9 इंच का जितना आपका लोड बियर कर सकती है, वो सेम आपका 4 इंच की वॉल भी लोड बियर कर सकती है। अगर आप इन पॉइंट्स को इग्नोर करते हो, नेग्लेक्ट करते हो, तो इन फ्यूचर आपको काफी पछताना पड़ेगा और उसमें आपकी जो सेल्फ लाइफ है स्ट्रक्चर की वो काफी हद तक कम हो जाएगी। ठीक है? तो इन सारे पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो नीचे नंबर आपको दिए गए होंगे, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर हमारी पेड कंसल्टेंसी सर्विस आपको यूज करनी है, आप घर का प्लान कर रहे हैं, घर का नक्शा बनवाना है, ड्राइंग बनवानी है, या फिर स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट आपको हायर करना है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। काफी अफोर्डेबल प्राइस में हम आपको सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इन नंबर्स पे आप हमसे कॉल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। जो भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, पॉइंट्स आप इंप्लीमेंट करोगे जब भी कोई भी घर का कंस्ट्रक्शन करोगे। मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू।